हेलो एवरीवन, मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? हमने किया था स्टार कनेक्टेड लोड विथ नेगेटिव फेज सीक्वेंस, जिसका हमने एनालिसिस किया था सर्किट डायग्राम विथ फेजर डायग्राम और फिर हमने इसमें से कुछ कंफ्यूजन पॉइंट निकाले थे। ठीक है, एंड उसके बाद हमने बात की थी यहाँ पर इसकी एवरेज पावर फाइंड करने की। ठीक है, कब? जब रजिस्टिव लोड हो, इंडक्टिव लोड हो। वो मैंने आपको कैसे दिखाया था? वो हमने बाय जो एक्टिव पावर का फार्मूला होगा उससे भी दिखाया, और फिर मैंने है ना विद द हेल्प ऑफ वेवफॉर्म भी शो करके दिखाया कि एवरेज पावर क्या होने वाला है। ठीक है, तो हमने देखा था कि रजिस्टिव लोड में जो हमारा एवरेज पावर था वो क्या हो रहा था? वो हो रहा था यहाँ पर जो वोल्टेज और करंट क्या थे वो सेम फेज में चल रहे थे, जिससे हमें एवरेज पावर मिल रहा था। ठीक है, और इनके साथ इंडक्टिव लोड एवरेज पावर क्या हो रहा था? जीरो हो रहा था। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कैपेसिटिव लोड की, तो वो भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर कंसिडर किया कि मेरा क्या है, लोड क्या है, प्योरली रजिस्टिव है। ठीक है, तो मैं क्या एवरेज पावर फाइंड कर रहा हूँ? एवरेज पावर क्या करना है, हमें फाइंड करना है ना इनके साथ कैपेसिटिव लोड। मैंने क्या माना कि यहाँ पर जो मेरा लोड है वो क्या है, प्योरली कैपेसिटिव है। ठीक है, कैपेसिटिव लोड है। ये मैंने यहाँ पर कंसिडर किया कि मेरा लोड क्या है, कैपेसिटिव है, वोल्टेज है, और ये मेरा करंट है ऐसी कैपेसिटिव। अब कैपेसिटर का क्या नेचर होता है? कैपेसिटर के हम देखो, मैंने ये वोल्टेज यहाँ पर सप्लाई दिया तो उसको मैंने क्या मान लिया, यहाँ पर रिफरेंस मान लिया। ठीक है, जो कि कहाँ पर होगा, 0 डिग्री पे होगा। और कैपेसिटेंस में करंट क्या होता है, यहाँ पर वो लीड करेगा बाय 90 डिग्री। ये मेरा कैपेसिटिव करंट हो गया, जो कि क्या कर रहा है, लीड कर रहा है बाय 90 डिग्री। तो मैं एवरेज पावर को क्या लिख सकता हूँ? मैंने आपको बताया था कि एक्टिव पावर इज नथिंग बट एवरेज पावर इक्वल पावर। तो मैं इसको यहाँ पे कैसे लिख सकता हूँ? तो इसको लिख सकता हूँ इनके साथ वैसे ही वी आई कोस थीटा। अब यहाँ पर थीटा कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, ये यहाँ पे क्या होगा, मेरा 90 डिग्री होगा। कोस कहाँ से स्टार्ट होता है? यहाँ से। तो ये 90 पे क्या हो गया, मेरा 0 हो गया। तो क्या हो गया यहाँ पर, कोस 90 हो गया, क्या कोस 90 हो जाएगा यहाँ पर 0। तो एवरेज पावर भी क्या हो जाएगा यहाँ पर, एवरेज पावर क्या हो जाएगा मेरा 0, क्योंकि ये कोस 90 क्या हो गया यहाँ पर 0 हो गया, जिससे कि पावर क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखो हम वेवफॉर्म में देखते हैं। सबसे पहले मेरे पास क्या है, वोल्टेज मैंने अप्लाई किया है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, तो वोल्टेज की एक वेवफॉर्म यहाँ पर बना देता हूँ, जो कि साइनसॉइडल है। ठीक है, तो ये मेरा वोल्टेज हो गया। ठीक है, ये मेरा हो गया वोल्टेज का वेवफॉर्म। अब मैंने क्या देखा यहाँ पर कि करंट क्या है, 90 डिग्री से लीड कर रहा है। लीड करना मतलब आगे चलना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या दिखाने वाला हूँ, यहाँ पर मैं दिखाने वाला हूँ ये मेरा क्या हो गया, वोल्टेज हो गया। ये हो गया मेरा क्या, वोल्टेज। अब मैं क्या दिखाऊंगा, करंट। करंट क्या कर रहा है, करंट यहाँ पर क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। और कितने से कर रहा है, ये 90 हो गया, ये 180 हो गया, ये 270 हो गया, और ये हो गया मेरा 360। करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। लीड कर रहा है मतलब ये करंट मेरा कहाँ से स्टार्ट होगा, तो उसको यदि मैं देखूं, ये यहाँ से वोल्टेज स्टार्ट हुआ तो इससे 90 आगे से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होगा। तो यहाँ का तो हम शो करते नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से होगा मेरा ये करंट। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, करंट हो गया।
अब यहाँ पर ये जब जीरो होगा, अगेन यहाँ पर क्या होगा, करंट मैक्सिमम अटेंड करेगा, फिर ये यहाँ पर मैक्सिमम करेगा, तब यहाँ पर करंट क्या करेगा, जीरो होगा। यहाँ पर मैंने क्या देखा कि देखो वोल्टेज और करंट दोनों क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पर करंट भी क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, और वोल्टेज भी क्या है यहाँ पर पॉजिटिव है। यहाँ पर दोनों पॉजिटिव है तो पावर मेरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये हो गया मेरा पावर यहाँ पे पॉजिटिव। अब यहाँ पर क्या है, वोल्टेज पॉजिटिव है बट करंट क्या है, यहाँ पर निगेटिव हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, माइनस क्या ही हो गया। यहाँ पर क्या है, माइनस के V भी है और माइनस के I भी है। फिर आगे यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या देखा मैंने, यहाँ पर माइनस का वोल्टेज है बट करंट क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव है। तो इसमें क्या हो गया ये देखो वोल्टेज पॉजिटिव और करंट निगेटिव, एक भी निगेटिव है तो पावर क्या हो जाएगा, मेरा निगेटिव हो जाएगा। तो ये मेरा यहाँ पर पावर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो गया। अब यहाँ पर क्या है, दोनों निगेटिव है। अब दोनों निगेटिव है तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो पावर भी मेरा क्या हो गया, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो करंट क्या है, पॉजिटिव है बट वोल्टेज क्या है, निगेटिव है। तो एक भी निगेटिव हो गया है ना, एक भी निगेटिव हो गया, जिससे क्या हो गया, मेरा पावर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, प्लस के P माइनस के P, प्लस के P और माइनस के P। तो क्या होगा, मेरा एवरेज पावर क्या होगा, जीरो होगा। कैसे लिख सकता हूं मैं, यहाँ पर देखो एवरेज पावर क्या हो गया, प्लस के P माइनस के P प्लस P माइनस P। तो P माइनस P क्या होगा, जीरो, P माइनस P जीरो। तो एवरेज पावर हो गया मेरा क्या, जीरो। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा एवरेज पावर जीरो, किसमें, इन केस ऑफ कैपेसिटिव लोड। तो मैं यहाँ पर कंक्लूजन क्या लिख सकता हूँ, कंक्लूजन में ये लिख सकता हूँ कि इन केस ऑफ प्योर कैपेसिटिव लोड एवरेज पावर क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्या बात करने वाले हैं, तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे। तो देखो मैंने आपको बताया था कि स्टार कनेक्टेड लोड की बात की थी, जिसमें मैंने पॉजिटिव सीक्वेंस को भी एनालिसिस किया था और नेगेटिव सीक्वेंस का भी एनालिसिस करके बताया था। ठीक है, अब वो दोनों का हम क्या करते हैं, कंपेरिजन कर लेते हैं, जिससे क्या होगा कि हम यहाँ पर एक साथ में दोनों के यहाँ पर कंपेरिजन करेंगे तो हमारे क्या है, कंसेप्ट और अच्छे से स्ट्रांग हो जाएंगे। ठीक है, तो हम वो कंपेयर करके देख लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, कंपैरिजन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव फेज सीक्वेंस। ठीक है, तो मैं एक तरफ क्या करूंगा, पॉजिटिव फेज सीक्वेंस लूंगा और एक तरफ क्या लूंगा, नेगेटिव फेज सीक्वेंस। तो एक तरफ मैंने ले लिया ये पॉजिटिव फेज सीक्वेंस, और एक तरफ मैंने क्या ले लिया यहाँ पर, नेगेटिव सीक्वेंस। तो देखो नेगेटिव फेज सीक्वेंस और पॉजिटिव फेज सीक्वेंस में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कंपेरिजन कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो देखो हमने सीक्वेंस को कैसे कंसिडर किया था। तो पॉजिटिव फेज सीक्वेंस में देखो हमारे पास जो
सिस्टम था, तो उसको हमने यहाँ पर पॉजिटिव फेज सीक्वेंस में क्या कंसिडर किया था, आर वाई और बी। बट नेगेटिव फेज सीक्वेंस में क्या हो जाएगा, नेगेटिव फेज सीक्वेंस में हो जाएगा आर बी वाई। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी यहाँ पर, तो जब हमने यहाँ पर 3 फेज स्टार कनेक्टेड लोड लिया था, तो यहाँ पर क्या था, हमने रिलेशन देखा था बिटवीन लाइन करंट एंड फेज करंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम, रिलेशन बिटवीन लाइन करंट एंड फेज करंट। तो यहाँ पर क्या आया था, हमारा लाइन करंट और फेज करंट क्या आया था, सेम आया था। तो नेगेटिव फेज सीक्वेंस में भी हम देखते हैं कि सेम रिलेशन आया था या नहीं आया था। तो ये हमने क्या देखा यहाँ पर, तो यहाँ पर भी सेम रिलेशन आया था, लाइन करंट क्या आया था, फेज करंट के बराबर आया था। उसके बाद थर्ड हमने बात की थी लाइन वोल्टेज की। तो लाइन वोल्टेज क्या हो जाएगा, लाइन वोल्टेज होता है यहाँ पर √3 टाइम ऑफ फेज वोल्टेज। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सेम मैग्नीट्यूड हो रहा था, लाइन वोल्टेज क्या होता, √3 टाइम ऑफ फेज वोल्टेज ही आया था। बट यहाँ पर चेंज किस में आया था, तो यहाँ पर चेंज आया था एंगल में, है ना। तो पॉजिटिव फेज सीक्वेंस के केस में क्या कर रहा था, लाइन वोल्टेज क्या था, √3 टाइम फेज वोल्टेज तो था ही, बट यहाँ पर लाइन वोल्टेज क्या कर रहा था, लीड कर रहा था बाय 30 डिग्री। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, पॉजिटिव प्लस के 30 डिग्री। बट इन केस ऑफ नेगेटिव फेज सीक्वेंस, ठीक है, इन केस ऑफ नेगेटिव फेज सीक्वेंस लाइन वोल्टेज क्या कर रहा है, तो लाइन वोल्टेज यहाँ भी मैग्नीट्यूड में तो √3 टाइम ऑफ फेज वोल्टेज है ही, बट यहाँ पर लाइन वोल्टेज क्या कर रहा है, तो लाइन वोल्टेज यहाँ पर लेग करेगा बाय 30 डिग्री। तो हम इसको लिख देंगे माइनस के 30 डिग्री। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करें यहाँ पर, तो हमने क्या देखा था, हमने नेक्स्ट रिलेशन देखा था VL और IL के बीच में फेज एंगल कितना होगा। ठीक है, तो वो हम देखते हैं, और उसमें भी हम 3 प्रकार के लोड कंसिडर किए थे, तो उसमें भी हम कंपेरिजन करके देख लेते हैं। तो देखो हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर तो रिलेशन बिटवीन लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज। तो इन केस ऑफ RL लोड, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, ये देखो हम RL के लिए कंसिडर कर रहे हैं, फिर R के लिए कंसिडर करेंगे, फिर हम बात करेंगे RC। ठीक है, तो ये फर्स्ट, देन इसके लिए, और देन फिर इसके लिए। तो यहाँ पर एंगल देखना है हमको, फेज एंगल क्या होगा, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको, VL एंड IL। ये किसको शो कर रहा है, एंगल बिटवीन VL एंड IL, मतलब लाइन वोल्टेज और लाइन करंट। तो इन केस ऑफ RL लोड कितना हो जाएगा, ये होगा 30 और प्लस के 5, क्योंकि ये लीड कर रहा था, तो 30 और प्लस के 5। ठीक है, बट इन केस ऑफ नेगेटिव फेज सीक्वेंस RL लोड के केस में एंगल बिटवीन VL एंड IL, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर एंगल क्या हुआ था, तो यहाँ पे एंगल हो जाएगा, देखो माइनस है, तो ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 30 - 5 हो जाएगा। फिर R के केस में एंगल क्या होता हुआ था हमारा VL एंड IL के बीच में, तो यहाँ पर तो कोई चेंज आया नहीं था। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर कितना, 30 डिग्री। और यहाँ पर भी सेम वही का वही केस हो जाएगा, IL के एंड VL के बीच में क्या एंगल आया था, तो यहाँ पर भी आया था हमारा, क्या हो जाएगा, ओनली 30 डिग्री। तो देखो ये हम RL लोड की बात कर रहे हैं, ये हमने R की बात कर ली। अब हम नेक्स्ट किसकी बात करने वाले हैं, RC की बात करने वाले हैं। नेक्स्ट हम किसकी बात करने वाले हैं, RC की बात करने वाले। तो इनके साथ पॉजिटिव फेज सीक्वेंस से क्या आया था, तो इसमें देखते हैं हम एंगल किसके बीच में हम देख रहे हैं, हम एंगल देख रहे हैं बिटवीन VL एंड IL। तो कितना एंगल आया, तो एंगल आ जाएगा हमारा 30 माइनस के 5। बट इन केस ऑफ तो नेगेटिव फेज सीक्वेंस के केस में, नेगेटिव फेज सीक्वेंस के केस में हमारा जो एंगल आएगा, फेज एंगल बिटवीन लाइन वोल्टेज एंड लाइन करंट, वो कितना हो जाएगा। तो हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो बात कर रहे हैं हम RC लोड की। ये RL लोड, ये R लोड, और ये हो जाएगा RC लोड। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 प्लस के 5। तो ये हो गया हमारा कंपैरिजन पॉइंट, कि जो फेज सीक्वेंस हमने इस प्रकार कंसीडर होगी पॉजिटिव और नेगेटिव के केस में, है ना। ये रिलेशन तो सेम होने वाला है, क्योंकि स्टार कनेक्टेड लोड में क्या होगा, लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट इन एनी कंडीशन, कोई भी कंडीशन हो।
ठीक है। लाइन वोल्टेज क्या होगा यहाँ पे पॉजिटिव फेज सीक्वेंस में √3 टाइम फेज वोल्टेज और लीड्स बाय 30 डिग्री। बट नेगेटिव फेज सीक्वेंस में क्या होगा, लाइन वोल्टेज क्या करेगा, लेग करेगा बाय 30 डिग्री। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने एंगल भी देखे, तो यह हो गया हमारा कंपेरिजन पूरा। ये 30+5 हो रहा है RL के केस में, जबकि नेगेटिव फेज सीक्वेंस में क्या हो रहा है, ये 30-5 हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे कंपेरिजन पॉइंट हो गए। अब इसमें और कुछ हम कंपेरिजन कर सकते हैं क्या? ठीक है, तो इसमें और कंपेरिजन तो कुछ नहीं है। ठीक है, इतना सफिशिएंट है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर पॉजिटिव भी बात कर ली, निगेटिव भी बात कर ली। अब हम क्या करने वाले हैं, हम स्टार कनेक्शन में पावर का कैलकुलेशन कैसे होता है उसके ऊपर हम बात कर लेंगे। ठीक है, जिसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। ठीक है, बात कर रहे हैं पावर की। ठीक है, पावर कैलकुलेशन की हम बात कर रहे हैं। तो पावर कैलकुलेशन की बात, और पावर कैलकुलेशन में हम तीनों पे पावर की बात करेंगे। यहाँ पर एक्टिव पावर भी, रिएक्टिव पावर भी और कॉमन, यानी कि हम एपरेंट पावर की भी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो देखो, पावर जो होगा वो सिंगल फेज के केस में क्या होगा, तो सबसे पहली बात हमारा क्या हो जाएगा, पावर इन केस ऑफ सिंगल फेज। ठीक, फिर उसके बाद हम 3 फेज की बात करेंगे, 3 फेज में हम स्टार की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिंगल फेज पावर क्या होगा। सिंगल फेज पावर क्या हो जाएगा, तो सिंगल फेज पावर हो जाएगा हमारा, ठीक है, वी फेज आई फेज कोस थीटा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, पावर हो गया, वी फेज आई फेज कोस थीटा। ये किसके केस में, सिंगल फेज। ठीक है, यदि मैं 3 फेज के फॉर्म में लिखूं इसे, तो सेकंड में क्या लिख सकता हूं, अब मैं लिखूंगा देखो 3 फेज पावर को मैं कैसा लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा पावर 3 फेज, ये पावर सिंगल फेज। ठीक है, पावर 3 फेज। तो 3 फेज कैसा, देखो 3 फेज की बात करेंगे तो मैं इसी को 3 बार लिख सकता हूँ, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ। देखो, एक 3 फेज की बात करें तो पहले एक फेज के लिए लिखा वी फेज आई फेज कोस थीटा, फिर दूसरे फेज के लिए भी लिख सकता हूँ, तो होगा वी फेज आई फेज कोस थीटा। फिर एक थर्ड, ये तीसरे केस के लिए हो जाएगा वी फेज आई फेज कोस थीटा। तो मैं यहाँ पर 3 फेज पावर था, मैं इसको यदि ऐड करूंगा तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, तो मैं इसको ऐड लिख सकता हूँ 1, 2 और 3, तो ये हो जाएगा 3 वी फेज आई फेज कोस थीटा। ठीक है, तो ये सिंगल फेज पावर था। सिंगल फेज पावर को यदि मैं 3 बार ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये 3 फेज पावर। अब हम बात करेंगे 3 फेज पावर इन स्टार कनेक्शन। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, 3 फेज पावर इन स्टार कनेक्शन। तो देखो, मैंने क्या देखा था स्टार कनेक्शन के केस में, तो इन केस ऑफ स्टार कनेक्शन मैंने क्या देखा था, तो यहाँ पर मैंने देखा था कि जो लाइन वोल्टेज है वो क्या है, फेज वोल्टेज के बराबर होता है, और जो
वो सॉरी लाइन करंट क्या होगा, फेज करंट के बराबर होगा, और जो लाइन वोल्टेज होगा वो क्या होगा, √3 टाइम ऑफ फेज वोल्टेज होता है। यहाँ से मैं फेज वोल्टेज को क्या लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर फेज वोल्टेज को लिख सकता हूँ, ये √3 को नीचे ले आऊंगा तो ये हो जाएगा VL बटा √3। तो मैं यहाँ पर ये 3 फेज का ही केस है, तो 3 फेज के केस में ये वाला यहाँ पे फार्मूला रखूंगा, तो पावर क्या हो जाएगा, देखो पावर 3 फेज हो जाएगा, तो देखो 3 तो 3 रहेगा, ठीक है। अब V फेज क्या है यहाँ पर, तो V फेज है मेरा VL बाई √3, ठीक है। और I फेज क्या है, I फेज और IL सेम है, तो I फेज को मैं IL लिख सकता हूँ, और इंटू cos थीटा। तो देखो यहाँ पर 3 और √3 को यदि मैं काटूंगा तो ये कितनी बार कटेगा, तो ये कटेगा कितनी बार, √3 टाइम, ठीक है। ये कैसा कटेगा, देखो ऐसा 3 इंटू 1 बाई √3। अब मैं यदि इसको काटूंगा तो ये कितनी बार में कटेगा, तो ये कटेगा यहाँ पर √3, यहाँ पर कितना बचेगा, ओनली √3। तो ये पावर होगा मेरा 3 फेज इनके साथ स्टार क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 VL IL cos थीटा। क्या बचेगा मेरा पावर, √3 VL IL cos थीटा। ये हो गया मेरा एक्टिव पावर इन केस ऑफ स्टार कनेक्शन। ठीक है, तो ये हमने देख लिया क्या यहाँ पर 3 फेज पावर इनके साथ स्टार कनेक्शन। क्या देखा, जिसमें हमने ये देखा कि, और देखो मैं यहाँ पर एक बात बता दूं कि मैंने यहाँ पर ऐसा कन्वर्जन क्यों किया, ठीक है। तो जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, तो हमें जो यहाँ पर जो दिए जाते हैं फंडामेंटल्स, वो किस फॉर्म में दिए जाते हैं, वो लाइन के फॉर्म में ही दिए जाते हैं, है ना। जहाँ पर यदि आप कहीं कैलकुलेशन करोगे या एग्जाम में भी बात करोगे न्यूमेरिकल की, तो आपको लाइन वोल्टेज ही दिया रहेगा, ठीक है। करंट तो सेम होगा, लाइन करंट हो या फेज करंट, कुछ भी लिखो आप समझ जाओगे कि करंट ही है, वो लाइन हो या फेज हो एक ही। बट यहाँ पर आपको क्या दिया रहेगा, हमेशा लाइन वोल्टेज दिया रहेगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, पावर का कैलकुलेशन हम इसी फॉर्म में लिखेंगे, न कि 3 फेज पावर को इस फॉर्म में लिखने जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये वोल्टेज फेज के फॉर्म में है और हमको क्या दिया रहेगा, लाइन के फॉर्म में दिया रहेगा। इसलिए हमें क्या करना है, इस फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। इसलिए मैंने आपको ये स्टार कनेक्शन के केस में ये वाला फार्मूला लिख के दिया है, क्योंकि इन कैलकुलेशन यही काम में आने वाला है, ठीक। हो सकता है वो स्पेशली फेज भी दिया हो, यदि फेज दे दिया तो हम ये यूज कर लेंगे स्टार के केस में भी कि 3 इंटू V फेज I फेज cos थीटा। बट यदि ये दिया रहेगा और यदि नहीं कुछ लिखा होगा, तभी बाय डिफॉल्ट हम क्या समझेंगे, बाय डिफॉल्ट हम समझेंगे कि जो दिया हुआ है वो क्या है, लाइन वोल्टेज ही दिया हुआ है। तो हम लाइन वोल्टेज जो दिया रहेगा तो वो डायरेक्ट ये फार्मूला लगा लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। आप तो अदरवाइज आप ये भी कर सकते हो कि आपको फेज वोल्टेज दिया हो तो आप उसको कन्वर्ट कर लो, ठीक है, इन टर्म ऑफ लाइन, और यहाँ पर इस फार्मूले में हम पुट अप करके यहाँ पर पावर फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, 3 फेज एक्टिव पावर इन केस ऑफ स्टार कनेक्शन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या बात करने वाले हैं, तो अब हम बात करने वाले हैं रिएक्टिव पावर की। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ क्या हो जाएगा हमारा रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर इन स्टार कनेक्शन। तो रिएक्टिव पावर इन स्टार कनेक्शन क्या होगा, तो अगेन वही बात करें हम यदि, तो ये हो जाएगा क्यू 3 फेज स्टार कनेक्शन के केस में क्या होने वाला है। तो ये हो जाएगा मेरा 3 टाइम ऑफ V फेज I फेज, ये क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो हम अगेन V फेज को क्या लिख सकते हैं, तो V फेज को VL की टर्म में कितना रखेंगे, तो V फेज को हम लिख देंगे VL बाई √3। तो ये हो जाएगा मेरा 3 इंटू VL बाई √3। और I फेज और IL तो सेम ही है, तो हम इसको लिख सकते हैं I फेज की जगह डायरेक्ट IL लिख सकते हैं इंटू साइन थीटा। जब हम इसको कट करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा पावर, तो
तो ये बचेगा क्यू थ्री फेज इन स्टार कनेक्शन। तो ये हो जाएगा मेरा √3 VL IL साइन थीटा। ठीक है, तो क्या देखा यहाँ पर हमने, यहाँ पर देखा हमने रिएक्टिव पावर इन स्टार कनेक्शन, जिसमें हमने, ठीक है, अगेन वही फार्मूला लिखा कि थ्री फेज के पावर में हम, थ्री फेज के केस में हम रिएक्टिव पावर को कैसे लिख सकते थे, तो वही 3 इंटू वी फेज आई फेज, बस यहाँ पर क्या होगा, एंगल चेंज हो जाएगा, क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगेन वही बात करेंगे कि यदि हमें क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट हमें क्या लाइन वोल्टेज ही दिया रहेगा, या फिर नहीं भी कुछ तो मेंशन करेगा कि ये लाइन है कि फेज है। यदि वोल्टेज लिखा हो तो हम क्या कंसीडर करेंगे कि ये लाइन वोल्टेज ही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको इस फॉर्म में लाने की कोशिश करें, इसलिए हम क्या करेंगे, फेज वोल्टेज को क्या करेंगे, लाइन वोल्टेज की टर्म में लिखेंगे। तो ये मैंने लिखा क्या करा, फेज वोल्टेज को इन टर्म ऑफ लाइन वोल्टेज VL/√3, जो कि मैंने यहाँ पुट किया। और फेज करंट और लाइन करंट तो दोनों सेम ही है, तो मैं फेज करंट की जगह डायरेक्ट लाइन करंट यहाँ पर IL शो कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो मैं जब इसको यहाँ पर सॉल्व करूंगा तो ये क्या बचेगा, पावर, तो यहाँ पर रिएक्टिव पावर इन स्टार कनेक्शन हो जाएगा √3 टाइम ऑफ वो लाइन वोल्टेज इंटू लाइन करंट इंटू साइन थीटा। ये हो गया। ठीक है, अब हम एपरेंट पावर की बात करते हैं। मेरा फिफ्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, मेरा एपरेंट पावर। एपरेंट पावर वही कॉम्प्लेक्स पावर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा, अब देखो ये कितना होगा, तो ये होता है मेरा क्या, P + jQ। ठीक है, तो हम यदि इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो फाइनली हमारा क्या आएगा, यहाँ पर √3 टाइम ऑफ लाइन वोल्टेज एंड लाइन करंट। ये हो गया मेरा क्या, कॉम्प्लेक्स पावर। ये हो गया मेरा, ठीक है, ये मेरा एपरेंट पावर हो गया, ये मेरा रिएक्टिव पावर हो गया, और ये हो गया मेरा एक्टिव पावर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, पावर कैलकुलेशन किया, जिसमें हमने बात की पहले सिंगल फेज पावर को। ठीक है, उसी सिंगल फेज पावर को हम थ्री फेज में कैसे लिख सकते हैं वो हमने लिख के देखा। ठीक है, उसके बाद हमने बात की यहाँ पर क्या, स्टार कनेक्शन में। तो स्टार कनेक्शन में यदि यहाँ पर जो हमको फंडामेंटल दिए रहेंगे उस हिसाब से हम क्या कर लिख सकते हैं पावर को, देन हम रिएक्टिव पावर को क्या लिख सकते हैं, और फिर हमने क्या बात कर ली, एपरेंट पावर से। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की। ठीक है, तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक न्यूमेरिकल पहले यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है कि थ्री फेज थ्री वायर सप्लाई feeds a star connected load consisting of 3 equal रजिस्टर। ठीक है, यहाँ पे क्या मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर तो एक थ्री फेज थ्री वायर सप्लाई ले रहा हूँ। ठीक है, जो कि एक स्टार कनेक्टेड लोड को सप्लाई दे रहे हो, और वो स्टार कनेक्टेड लोड कैसा है, तो वो क्या है, वो उसमें तीनों रेजिस्टेंस क्या है, इक्वल वैल्यू पे है। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, अब वो हम देखते हैं कि इसमें हम क्या चेंज करेंगे और हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, उसकी बात करेंगे।
हम यहाँ पर कंडीशन देख लेते हैं कि इफ वन ऑफ द registers is to be removed। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यदि ये 3 इक्वल रजिस्टर का लोड ले रहे थे स्टार में, जिसमें से यदि हम एक रजिस्टर को रिमूव कर दें तो क्या होगा, तो देन what is the reduction in power is compared to the original power। तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन में ये दिया गया कि 3 फेज 3 वायर सप्लाई है जो कि फीड कर रहा है ऐसे स्टार कनेक्टेड लोड को जो कि 3 इक्वल रजिस्टर्स का बना हुआ है। आज यदि हम क्या कर रहे हैं, यदि एक रजिस्टर को, यदि उस लोड में से एक रजिस्टर को रिमूव करते हैं तो जो ओरिजिनल पावर है उसमें आप कितना चेंज आएगा या कितना रिडक्शन आ जाएगा, वो कितना कम पावर लेगा, तो वो हम बात करें। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या दिया यहाँ पर कि 3 इक्वल रजिस्टर है, ये हो गए मेरे ये 3 इक्वल रजिस्टर हो गए, ये भी आर ओम, ये भी आर ओम और ये भी हो गया मेरा आर ओम का, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या दे रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरा लाइन वोल्टेज आ रहा है बिटवीन 2 फेजेस, और ये एक लाइन से न्यूट्रल के बीच में, ये मेरा क्या है, कॉमन पॉइंट है न्यूट्रल। यहाँ पर मेरा क्या वोल्टेज आया होगा, फेज वोल्टेज। यहाँ से तो यहाँ से यहाँ तक का मेरा क्या होगा, फेज वोल्टेज, और यहाँ से यहाँ तक का मेरा हो जाएगा लाइन वोल्टेज। अब यहाँ पर हम इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कंसिडर कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे कि हमारा जो ओरिजिनल पावर है उसे हम क्या लिखेंगे, P1 लिखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या देखने जा रहे हैं, अब इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो सॉल्यूशन में हम क्या करने वाले हैं, तो सॉल्यूशन में हमने क्या कंसिडर किया कि हमारा जो ओरिजिनल पावर है वो क्या है, P1 है। ओरिजिनल पावर क्या हो जाएगा हमारा, P1, और जो न्यू पावर हो गया है ना, रिड्यूस्ड पावर, उसको हम क्या लिखेंगे, तो रिड्यूस्ड पावर होगा, उसको हम लिखने वाले हैं क्या, P2, ठीक है। ओरिजिनल पावर को P1 लिखेंगे और रिड्यूस्ड पावर को क्या लिखेंगे, P2। अब यदि हम यहाँ पर देखें तो देखो ये क्या है, 3 फेज लोड है ना, अभी यहाँ पर कुछ भी डिस्कनेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। ये प्रॉपर ये यहाँ पर सप्लाई दिया जा रहा है। तो यदि मैं यहाँ सिर्फ इसकी बात करूं, है ना, इसको एक को दिया जाएगा, यदि हम सिंगल फेज पावर, तो यहाँ पर जो सिंगल फेज पावर कितना लेगा, सिंगल फेज पावर या फिर पावर सप्लाइड टू दिस फेज, है ना, ये आर को, तो कितना आ जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर वोल्टेज कितना है, तो वोल्टेज हो जाएगा मेरा वी फेज डिवाइड बाय वी फेज स्क्वायर डिवाइड बाय आर रेजिस्टेंस। ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा सिंगल फेज, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, सिंगल फेज, ये हो गया, ठीक है। यदि मैं यहाँ पर
अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ओरिजिनल पावर सप्लाई कर रहा हूँ P1। यदि P1 को तो यहाँ पर ओरिजिनल पावर को मैं 3 फेज के फॉर्म में लिखूंगा, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पर जो 3 फेज पावर दिया जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो ओरिजिनल पावर कितना है, ओरिजिनल पावर, तो ओरिजिनल पावर P1 हो जाएगा मेरा, तो ये कितना हो जाएगा, एक रजिस्टर को कितना दिया जा रहा है, V फेज स्क्वायर बाई आर दिया जा रहा है, इसको भी कितना दिया जाएगा, V फेज स्क्वायर बाई आर, और इस रजिस्टर को भी कितना दिया जाएगा, V फेज स्क्वायर बाई आर। तो मैं तीनों सिंगल फेज पावर को ऐड करूंगा तो कितना बन जाएगा, 3 टाइम ऑफ V फेज स्क्वायर बाई आर बन जाएगा। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है यहाँ पर, तो देखो मैंने सप्लाई क्या है, लाइन के फॉर्म में दिया हुआ, मैंने भी आपको जैसे बताया कि मैं क्या करूँ, यहाँ पर मैंने क्या दिया हुआ है, लाइन वोल्टेज दिया हुआ है। ठीक है, मैंने एग्जाम में यहाँ पर या कैलकुलेशन में क्या दिया है, वैल्यू लाइन वोल्टेज की दी हुई है, तो मैं फेज को क्या करूंगा, लाइन की टर्म में लिखूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये होगा 3 इंटू वी फेज को क्या लिख सकता हूँ मैं, VL बाय √3, और ये पूरे का क्या कर दूंगा, स्क्वायर डिवाइड बाई क्या, R। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो √3 का स्क्वायर कितना होता है, तो √3 का स्क्वायर क्या होगा, ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर क्या होता है, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो 3 से 3 क्या कर दूंगा, काट दूंगा, तो मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ 3 इंटू VL स्क्वायर डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई R। तो ये 3 से 3 कट गया, तो यहाँ पर मेरा जो पावर बचेगा वो कितना बचेगा, अब मेरा जो P1 बचा वो कितना बचा, तो वो हो जाएगा VL स्क्वायर बाई। ठीक है, तो अभी मैंने क्या यहाँ पर देखा, अभी मैंने देखा सिर्फ ओरिजिनल पावर की, ओरिजिनल पावर कितना होगा। ठीक है, अभी हम सिर्फ यहाँ तक की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ तक की बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट कंडीशन पे हम जाने वाले, तो नेक्स्ट कंडीशन में क्या बोल रहा है कि यदि वन ऑफ द रजिस्टर इज टू बी रिमूव्ड, एक रजिस्टर को यदि रिमूव कर दिया जाए तो व्हाट इज द रिडक्शन इन ओरिजिनल पावर इज, हाँ, या फिर ऐसा भी हो सकते हैं कि व्हाट इज द रिडक्शन इन पावर एज कंपेयर टू ओरिजिनल पावर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक रजिस्टर को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हमने, जैसे कि यहाँ पर ये क्या दिया था, मैंने एक लोड दिया था इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये भी मैंने एक रजिस्टर दिया हुआ था, देखा था यहाँ पर क्या, दो लाइन के बीच में लाइन वोल्टेज था, और यहाँ पे क्या था, एक फेज के सामने क्या था, इसके फेज में ये R था, ये भी R ओम था, और ये भी R ओम था। अब ये दो लाइन के बीच में भी लाइन वोल्टेज होगा, इन दो लाइन के बीच में भी लाइन वोल्टेज होगा, और यहाँ भी लाइन वोल्टेज ही होगा, और इन दो लाइन के बीच में भी क्या होगा, लाइन वोल्टेज होगा। ठीक है, वैसे यहाँ पर भी फेज वोल्टेज है, यहाँ भी फेज वोल्टेज है। अब मैंने क्या बोला कि एक रजिस्टर को रिमूव कर दिया, चलो मैंने एक रजिस्टर को क्या कर दिया, यहाँ पर रिमूव कर दिया। ठीक है, अब रिमूव हुआ तो यहाँ पर क्या है, फेज जैसी कंडीशन नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इनको भी हटा दूंगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, दो रजिस्टर कनेक्टेड है इन सीरीज, क्या रह गया, लोड में दो रजिस्टर कनेक्टेड है इन सीरीज, और उनको क्या कर रहा है, दो लाइन के बीच में जो वैल्यू दी जा रही थी वोल्टेज की, वही लाइन वोल्टेज वो सप्लाई किया जा रहा है। यहाँ पर क्या है, ये करंट आई है। तो आप मुझे बताओ कि जो पावर होगा रिड्यूस्ड होगा कि नहीं, वो हम बात करेंगे। तो पावर क्या होता है, पावर होता है प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, और इनके साथ रजिस्टिव लोड, इनके साथ रजिस्टिव लोड क्या होता है, पावर फैक्टर यूनिटी होगा, यूनिटी होगा, cos थीटा की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो मैं सिर्फ पावर को क्या लिखूंगा, ओनली वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज क्या है, VL है। अब मेरे को बताओ यहाँ पर करंट क्या है, करंट क्या है यहाँ पर, तो करंट है, देखो ये सप्लाई वोल्टेज VL डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है, टोटल रेजिस्टेंस R प्लस R, यानी कि कितना हुआ, हो गया 2R। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, पावर क्या हो जाएगा VL, और I को क्या लिख दूंगा, VL बाई 2R। तो VL और VL पे क्या कर दूंगा, यहाँ पर प्रोडक्ट कर दूंगा। ठीक है, और डिवाइड में कितना है 2R।
आप मेरे को यहाँ पर बताओ कि VL स्क्वायर बाय आर की वैल्यू क्या है। तो VL स्क्वायर बाय आर की वैल्यू क्या है, P1 है। तो मैं इसको यहाँ पर क्या लिख दूंगा, P2, क्योंकि ये कंडीशन चेंज और यदि एक रजिस्टर रिमूव होने के बाद की पावर को मैं क्या लिखने वाला हूँ, P2 लिखने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इसको शो कर दिया कि ये P2 है, यानी कि यही रिड्यूस्ड पावर है। तो देखो यहाँ पर P2 क्या है, तो देखो यहाँ पर 1/2 इंटू VL स्क्वायर बाय आर, और ये क्या है, यही है P1। तो P2 क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा 1/2 इंटू P1। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर क्या कह सकता हूँ कि एक रजिस्टर रिमूव होने के बाद क्या क्या चेंज आया, मतलब ओरिजिनल पावर में कितना चेंज आएगा, कितना परसेंटेज का रिडक्शन होगा। तो यहाँ पर देखो जो पावर होगा, न्यू पावर है या रिड्यूस्ड पावर होगा, वो कितना हो जाएगा, वो 50% ही रह जाएगा किसका, ओरिजिनल पावर का। ठीक है, यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि P2 क्या हो गया, P2 हो जाएगा कितना, 50% ऑफ ओरिजिनल पावर P1। ठीक है, तो ये हो गया मेरा यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट। तो ये समझ में आया क्या कि हमने यहाँ पर क्या किया। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया कि जो कंडीशन दी हुई थी उसी को हमने क्या, उसी हिसाब से एक लोड कंसिडर किया, वहां पर हमने लाइन वोल्टेज सप्लाई दिया। तो उससे हमें क्या पता चला कि जो हमारा ओरिजिनल पावर जो जा रहा था सप्लाई, वो कितना हो रहा था, VL स्क्वायर बाय आर। ठीक है, फिर उसके बाद हम कंडीशन में कि इन्होंने बोला था कि एक रजिस्टर को क्या कर दो, रिमूव कर दो। तो हमने क्या किया, एक रजिस्टर को रिमूव कर दिया। अब एक रजिस्टर को जैसे ही रिमूव किया तो यहाँ पर क्या कंडीशन बनी कि सप्लाई तो अब दो, ये लाइन के बीच में जो था VL ही था। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी एक लाइन थी, यहाँ भी एक लाइन थी, और देन ये भी एक लाइन थी, तो वो क्या हमने रिमूव किया। तो अब ये कंडीशन हमारी बनी जिससे हमारा करंट ये जा रहा था। तो ये क्या बना हमारा, वही रिड्यूस्ड पावर। तो ये क्या होता है, VL इंटू आई। आई कितना है पर, VL/2 है, VL डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस, ये होगा मेरा करंट। तो इससे क्या देखा मैंने कि जो मेरा रिड्यूस्ड पावर बन के आया वो कितना है, VL स्क्वायर बाई 2 टाइम ऑफ रेजिस्टेंस। अब मैंने यहाँ से देखा कि VL स्क्वायर बाई आर क्या है, वही तो मेरा ओरिजिनल पावर था। मतलब मेरा पावर क्या हो जाएगा, न्यू पावर, वो रिड्यूस हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, तो वो रह जाएगा 50% ऑफ ओरिजिनल पावर। ये मेरा एक न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट और एक क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। तो देखो क्वेश्चन का एग्जांपल में लिखा हुआ है कि अ 3-फेज सर्किट, ठीक है, जो कि मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ। ठीक है, इन 3-फेज सर्किट the ratio of currents IR ratio IY ratio IB, वो हमें वो कैसा दिया जाता है, वो हमको लिखना है गिवन बाय। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 3-फेज सर्किट क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, वो इस प्रकार है।
ये मेरा आर फेस है, ये मेरा वाई है, और ये मेरा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक 3 फेज सर्किट दिया हुआ है जिसमें मुझे क्या करना है, यहाँ पर रेशो देखना है 3 करंट्स का, आई आर, आई वाई और आई बी का। ठीक है, तो वो हम कैसे दे सकते हैं, वो पहले हम ये देख लेते हैं। तो पहले यहाँ पर ये देखो कि देखो सर्किट तो ये 3 फेज है, बट ये क्या है, बैलेंस्ड नहीं रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है। बट हम इसका, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फेजर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये देख सकते हैं कि इनका रेशो क्या होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यह एक फेज और यह एक फेज तो है ही सही। तो देखो आई आर भी क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पर फेज करंट हो जाएगा, आई आर क्या हो जाएगा, एक फेज करंट हो जाएगा, आई वाई भी मेरा क्या हो जाएगा, एक फेज करंट हो जाएगा। अब रही बात आई बी की, तो आई बी क्या हो सकता है वो हम देख लेंगे। ठीक, तो देखो आई बी यहाँ पर क्या है, तो आई बी क्या है, देखो यहाँ पर से सप्लाई गया। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, आई बी में जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि जो आई बी है वो क्या है, फेजर सम ऑफ आई आर एंड आई वाई है ना। ये क्या है, आई बी क्या हो जाएगा, आई बी इज फेजर सम ऑफ आई आर एंड आई वाई, मतलब ये हो गया मेरा आई बी। ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा फेजर सम ऑफ आई आर एंड आई वाई। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, रेफरेंस से कंसिडर कर लिया मैंने किसको, आई आर को। ठीक है, आई आर, और ये क्या है, इससे ये मेरा क्या हो जाएगा, आई वाई, डिग्री का डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, आई बी में तो लोड है ही नहीं, इसका तो फेजर हम क्या कर सकते हैं, तो इसका फेजर हम किससे फाइंड करेंगे, विद द हेल्प ऑफ आई आर एंड आई वाई। आई वाई को मैं क्या करूंगा, यहाँ से निगेटिव लेके आऊंगा, तो ये मेरा क्या हो गया, माइनस के आई वाई हो गया। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, माइनस के आई वाई हो गया। तो अब इनसे क्या, विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम टेक्निक मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आई बी फाइंड करूंगा, क्योंकि आई बी क्या है, फेजर सम ऑफ आई आर एंड आई वाई है। तो मैं अगेन इसको इसी के पैरेलल में लाइन डाल दूंगा यहाँ पर, और ऐसा का ऐसा यहाँ पर भी डाल दूंगा। अब मुझे बताओ यहाँ पर कि आई बी आएगा कि नहीं आएगा। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, आई बी आ जाएगा, जो कि क्या है, आई आर और आई वाई का क्या है, फेजर सम है। ठीक है, तो बाय पैरेललोग्राम टेक्निक हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, पैरेललोग्राम टेक्निक में यहाँ पर लिखूंगा, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ आई आर का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ आई वाई का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आई आर, मैग्नीट्यूड ऑफ आई वाई इंटू कॉस। अब देखो आई आर और आई वाई के बीच में एंगल कितना है, तो देखो ये कितना हो जाएगा, टोटल 60 डिग्री हुआ। ठीक है, और ये कितना हुआ, ये 30 हुआ, और ये भी 30 हुआ। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, हमें आई आर और आई वाई के बीच में, निगेटिव आई वाई और आई आर के बीच का एंगल देखना है, तो वो कितना है, ओवरऑल 60 डिग्री है। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, तो मुझे ये पता है कि जो आई आर है वो क्या है, आई आर क्या है, आई फेज है, और आई वाई भी क्या है, आई फेज है। मैं इसको लिख दूंगा क्या, आई फेज का होल स्क्वायर प्लस अगेन आई फेज का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ आई फेज, ये आई फेज और ये भी आई फेज, और cos 60 कितना होता है, 1/2 होता है। 2 से 2 क्या कर दूंगा मैं, कैंसिल आउट कर दूंगा। तो यहाँ पर ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, तो ये बन जाएगा यहाँ पर
√3 टाइम ऑफ आई फेज। तो यहाँ पर देखो आई आर, आई वाई और आई बी का क्या हो जाएगा, तो ये जो सॉल्यूशन होगा, रेशियो जो होगा आई आर, आई वाई और आई बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा आई फेज और ये क्या हो जाएगा √3 टाइम ऑफ आई फेज। अभी जब हम आई फेज को बाहर निकाल देंगे तो हम रेशो, मान लो कि ये क्या है, यूनिटी है, तो ये कितना हो जाएगा 1:1/√3। तो देखो यहाँ से क्या हमें देखने को मिला, यहाँ से ये देखने को मिला कि ऐसी कंडीशन में जो आर फेज में जो करंट होगा और वाई फेज में जो करंट होगा, ये तो फेज करंट होंगे, बट यहाँ पर लोड नहीं होने के कारण ये क्या बन जाएगा, एक लाइन करंट बन जाएगा। तो इस प्रकार आई बी क्या हो जाएगा √3 टाइम ऑफ फेज करंट। ये हमारे यहाँ पर कंडीशन हो गई, जो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको प्रूव करके दिखा दिया। इस लोड के केस में यहाँ पर आई आर, आई वाई और आई बी जो होगा, इनका रेशो क्या होगा 1/1/√3 हो जाएगा। तो ठीक है ना, तो ये आज का हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं, डेल्टा कनेक्शन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, डेल्टा कनेक्शन पे हम डिस्कस करेंगे, उसके भी कुछ कैलकुलेशन, कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर बेलेंडर 3 पे सर्किट का ब्रीफली एकदम विस्तार से एनालिसिस करने वाले। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।